हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि वाक्य क्या है, इसके कितने अंग होते हैं और रचना और अर्थ की दृष्टि से इसके कितने भेद होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में वाक्य से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर सही नहीं बना पाते, गलत आंसर को सही मान लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। यह कौन सा वाक्य है? और इसमें ऑप्शंस रहेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या सरल वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से सही बनाएंगे, तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस तरह के प्रश्न को हम कैसे पहचानेंगे और उसका सही उत्तर कैसे बनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वाक्य क्या है। तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में सत्य की विजय होती है, तो यह वाक्य है और इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। लेकिन इस वाक्य में अगर हम ये लिख दें सत्य विजय होती, तो वो अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसलिए सत्य की विजय होती है, ये पूरा पूरा अर्थ इसमें निकल रहा है, इसलिए है वाक्य है। अब हम जानेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या। तो उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, कर्ता आप जानते हैं जो कार्य करता है, और कर्ता के अलावा जो भी बात वाक्य में कही जाए उसे विधेय कहते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण में गगन खेलता है, तो यहाँ पे गगन जो है वो करता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य। मतलब जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। मतलब गगन खेलता है, यहाँ पे खेलता है वो विधेय होगा। इसे हम दूसरी तरह से ये समझ सकते हैं कि वाक्य से उद्देश्य को अलग करने के बाद जो भी बचता है वो विधेय कहलाता है। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला रचना के आधार पर, जिसके और 3 प्रकार होते हैं, और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें 8 प्रकार है। अब हम सबसे पहले जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। अब हम ये देखते हैं कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या है। तो जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि विधेय क्या है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है। तो हम उदाहरण से जान लेते हैं कि एक ही क्रिया कैसे होगी। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, वह स्कूल जा रहा। अब देखिए यहाँ पे मुकेश पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया यहाँ पे एक ही क्रिया है कर्ता के साथ, और यहाँ पे भोजन किया, राकेश ने भोजन किया, यहाँ भी एक ही क्रिया है। तो इसलिए ये क्या होगा? सरल वाक्य होगा। उसके बाद है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है? तो ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, जैसे हमने अभी सरल वाक्य पढ़ा, तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के बारे में तो हम जान गए, लेकिन अब ये समुच्चय बोधक अवयव क्या है जिससे ये 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं। तो देखते हैं, और, एवं, तथा, या, नाना, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, अथवा आदि, ये सारे समुच्चय बोधक अवयव हैं। अब हम उदाहरण से जानेंगे कि कैसे हम जाने कि संयुक्त वाक्य है। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो यहाँ देखिए प्रिय बोलो, ये एक सरल वाक्य है। उसके बाद असत्य नहीं, ये दूसरा सरल वाक्य है। तो आपको क्या कहा गया है इसमें कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पर से ये दोनों वाक्य
जुड़े हुए हैं। ये पर क्या है, समुच्चय बोधक अवयव। तो इस तरह से क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। फिर है मैंने उसे समझाया था, ये पूरा एक वाक्य है। वह नहीं माना, ये दूसरा। और इन दोनों के बीच में समुच्चय बोधक अवयव क्या जुड़ा है, फिर भी। तो ये संयुक्त वाक्य। इसी तरह से हम लोग आने वाले थे लेकिन तभी वर्षा हो गई, यहाँ लेकिन जुड़ा है। करो या मरो, यहाँ पे या जुड़ा हुआ है। मोहन ने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली, यहाँ पे लेकिन जो समुच्चय बोधक अवयव है ये जुड़ा है। उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, तो यहाँ देखिए ना और ना है ना, ये जुड़ा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। फिर हम देखते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ये क्या है। तो इसे हम आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। जैसे एक सरल वाक्य होगा, दोनों ही सरल वाक्य होंगे, लेकिन जो पहला वाक्य होगा वो दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा। अब देखते हैं किस तरह से। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये देखिए पहला वाक्य है, ये सरल वाक्य है, यदि परिश्रम करोगे तो। फिर जो दूसरा वाक्य है उत्तीर्ण हो जाओगे, तो आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कि जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पे आश्रित है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। फिर है वह मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, ये यहाँ से यहाँ तक अधूरा है ये वाक्य। वह मुझसे कहता है कि, उसके बाद है मेरे घर आओ। तो ये जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पे आश्रित है। तो इस तरह से हम ये जानेंगे कि यह वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है। लेकिन इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि हमने संयुक्त वाक्य में भी पढ़ा था कि दो वाक्य हैं, दोनों जो वाक्य हैं वो सरल वाक्य हैं, लेकिन दोनों के बीच में समुच्चय बोधक अवयव जुड़ा है। कैसे? तो इसमें एक अंतर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने यहाँ देखा था कि ये प्रिय बोलो, ये पहला वाक्य पूरा वाक्य है, सरल वाक्य, और फिर दूसरा वाक्य है वो भी पूरा है, असत्य नहीं। तो ये दोनों सरल वाक्य के बीच में समुच्चय बोधक अवयव जुड़ा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हुआ। लेकिन यहाँ पे मिश्र वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम पहला वाक्य पढ़ें, यदि परिश्रम करोगे तो ये वाक्य अधूरा है और ये प्रधान वाक्य है। सरल वाक्य है लेकिन यहाँ पे ये अधूरा है, और दूसरा वाक्य जब हम लिखेंगे तभी ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा। मतलब सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो तब वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य। तो ये दोनों में यही अंतर है। और भी देख सकते हैं इसमें, उसने परिश्रम किया ताकि, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो उदाहरण है ये अधूरा है। परीक्षा उत्तीर्ण करे, ये दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पे आश्रित है। तो इस तरह से हम मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे। फिर देखेंगे अर्थ के आधार पर। पहले हमने देखा रचना के आधार पर 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो 8 हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इतने वाक्य हैं। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे विधानवाचक वाक्य क्या है। तो किसी कार्य के होने या करने की जानकारी प्राप्त हो किसी वाक्य से, तो वह क्या कहलाएगी, विधानवाचक वाक्य कहलाएगी। जैसे भारत एक देश है, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे जानकारी मिल रहा है कि भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है। तो इन सब उदाहरण को हम पढ़ रहे हैं तो हमें किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, विधानवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब आप जानते हैं नकारना या नकारात्मक, है ना। तो जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है, मतलब जहाँ ना शब्द आए, वो क्या कहलाएगा, निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, यहाँ नहीं आया है ना, ना होने का भाव। मैंने खाना नहीं खाया, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब ऐसा वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है,
और प्रश्नवाचक वाक्य में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इस तरह का, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा हैं, तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। अब है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता ऐसे भाव का बोध होता है, वो वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। और इसमें भी एक चिन्ह लगता है ना विस्मयादिबोधक वाक्य के पीछे, जिसे विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है। ये देखिए, अब इसका उदाहरण आहा, उसके बाद यहाँ पे चिन्ह लगा है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा है। तो आप आसानी से, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए इस तरह का वाक्य रहे आहा और ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहे और उसके आगे फिर वाक्य बना रहे, कितना सुंदर उपवन है, तो इसे आप इसके चिन्ह से ही, विस्मय सूचक चिन्ह से ही आप इसको जान सकते हैं कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। और ओह कितनी ठंडी रात है, और साथ में आप इसमें ये भी देख सकते हो कि इसमें आश्चर्य, शोक, घृणा इन भावों का पता चलता है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा का मतलब होता है जिसमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का बोध हो, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वहाँ जाकर बैठिए, यहाँ पे आपको आदेश दिया जा रहा है। फिर है बड़ों का सम्मान करो, कृपया शांति बनाए रखें, तुम वहाँ जा सकते हो। तो इन सारे वाक्यों को पढ़ने से हमें हर वाक्य में आज्ञा, आदेश या अनुमति का भाव पता चल रहा है। फिर है इच्छावाचक वाक्य। ये क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आशीर्वाद देने के समय ये बोला जाता है ना, तो इससे इस वाक्य से हमें आशीर्वाद का बोध हो रहा है। फिर है 9 वर्ष मंगलमय हो, ये कामना के लिए, तो इससे हमें जो वक्ता है उसकी इच्छाओं का पता चल रहा है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो इस तरह के वाक्य जब रहेंगे तो वो कहलाएगा इच्छावाचक वाक्य। फिर है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। तो देखिए यहाँ पे ये एक क्रिया है परिश्रम करना और दूसरी क्रिया है सफल होना। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, और संकेत देते हुए अगर तुम परिश्रम करते, तो परिश्रम करने की ओर संकेत हो रहा है, तो क्या होते? आज सफल होते, मतलब उसकी दूसरी क्रिया है वो पूरी होती है ना। जैसे मैंने शुरू में ही आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल होती, ये कौन सा वाक्य है? तो हम इसे इसी तरह समझ सकते हैं कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का जिसमें बोध हो वो संकेतवाचक है। तो उसका उत्तर क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य। यही एग्जाम्पल था जो मैंने शुरुआत में पूछा था। फिर है बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो ये देखिए बारिश होने की क्रिया पहली है, अगर बारिश अच्छी होती तो संकेत किधर जा रहा है? फसल भी अच्छी होती, तो दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो रहा है। तो इस तरह से हम संकेतवाचक वाक्य को जानेंगे। और भी उदाहरण है, अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। तो इस तरह से हम इसे पहचानेंगे। फिर है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक, संदेह या फिर संभावना, ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, तो मौसम को देख के हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। तो इस वाक्य को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये संदेहवाचक वाक्य है। फिर है हो सके तो आज मैं दिल्ली के लिए निकलूं। तो यहाँ पे भी संदेह या संभावना हो रही है कि वो अभी दिल्ली नहीं निकला है, लेकिन वो कह रहा है कि हो सके तो आज मैं दिल्ली के लिए निकलूं। संभवतः वह सुधर गया, हो सकता है मोहन आ जाए,
शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है। और इसमें एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि जो संदेहवाचक वाक्य होते हैं उसमें अधिकतर वाक्य की शुरुआत में शायद, हो सकता है, संभवतः या फिर किसी वाक्य में क्रिया के साथ हो लगा रहता है। तो ऐसे वाक्य जब आपको मिलेंगे तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस तरह से वाक्य रचना के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से वाक्य पूरा हुआ।